इंडिया इज नॉट एन आइडिया, ये सत्य है और स्थापित है। तो हिंदी है हम, ये एक हमारा हिंदुस्तानी होना, यही एक आइडिया ऑफ इंडिया है। संपूर्ण राष्ट्र की एक चिति होती है, एक आत्मा होती है जो अनादिकाल से यहाँ परिलक्षित होती है, प्रकट होती है। उस व्यक्ति के नाम से इंडिया के आइडिया की बात सुनना भी एक अजीब विरोधाभास लगता है। समानिवा आकृति समानि हृदयानिवा समान वस्तु वै मनो यथा वसु साहसति। सनातन धर्म को नकार कर एक पश्चिमी सभ्यता की नकल करना प्रारंभ किया, उसी क्षण से विकास विनाश में बदलना शुरू हुआ। ये आपने शहर बना दिए और गांव पीछे छूट गए, ये डेवलपमेंट की परिभाषा है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि सबको मिला करके होती है। अगर कोई कर्मकांड करता है, कोई चुटकी रखे है, किसी ने टीका लगाया या किसी ने अपनी मुल्ला टोपी पहनी हुई है, वो सब कुछ को गड़बड़ माना जाता था या उसको डिरेल किया जाता था या उसको धर्म के लेवल पे डिमीन करके देखने की कोशिश की जाती थी। विद्वान हमारे पैनलगण मौजूद हैं। मैं ज़्यादा औपचारिक, क्योंकि हमारे पास समय का दबाव है, इसलिए मैं सीधे सीधे विषय पर आ रहा हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया, चूँकि राजनीतिक तौर पर एक ऐसी विषय रहा है जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा और कभी कभी विवाद का विषय भी बन जाता है। हमारे पास इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे महानुभाव उपस्थित हैं। मैं उनके समक्ष एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसका एक संवैधानिक पहलू है, दूसरा पहलू जो स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है और फिर बाद में आज़ादी के जो 25 वर्ष हैं, इस कालखंड में अगर हम देखें तो उसमें नेहरू युग भी आता है, उसमें इंदिरा युग भी आता है, फिर उसके बाद जो है गठबंधन का दौर भी आता है। गठबंधन का बड़ा लंबा दौर चलता है और जब इंदिरा युग आता है तो आपातकाल भी आता है। उस आपातकाल का 50वां वर्ष भी चल रहा है। मैं आपसे केवल संक्षिप्त में इस बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे सभी प्रबुद्ध जन ये इस विषय को जानना चाहेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, जिसको हम बार बार सामने रखते हैं, वो अवधारणा जब एक राजनीतिक टकराव के रूप में भी सामने आती है तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका मैं निवेदन करूँगा कि पद्म विभूषण अनिल जोशी जी से कि वे कृपया जो आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के जो बहस चलती है उस विषय पर पहले अपना दृष्टिकोण। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने टोपी नहीं पहनी, पर मैंने जो कुछ पहना है वो पूरे देश के लिए समर्पित है। तो आइडिया ऑफ इंडिया ये कुछ मुझे ज़्यादा पचा नहीं, मैं सीधे से आपको सरलता से बताने की कोशिश करूँगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, इंडिया इज़ नॉट एन आइडिया, ये सत्य है और स्थापित है। तो विचार जो होता है वो डगमगाते भी है, आगे पीछे भी जाते हैं। तो इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया को अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर हम इस तरह से परोसने की कोशिश करते हैं कि देखिए शब्दों में भी बहुत कुछ झलकता है। अगर इसको भारत की बात कहते तो मुझे लगता है ज़्यादा विश्लेषण करने में हमारे लिए ज़्यादा सहूलियत भी होती है, क्योंकि मैं एक छोटे से बात से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देश में आपने तमाम कालखंडों की बात की है, मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ कि जो तमाम तरह के कालखंड हमारे बीच में आए होंगे वो राजनीति के हलचलों से ज़्यादा जुड़े होंगे। लेकिन अगर इस देश को देखने की कोशिश करें तो उसका एक अंतर आप इस रूप में समझ सकते हैं कि एक शब्द जिसको कि लगातार एक लंबे समय से हमने बोला है, डेवलपमेंट। बताइए किस इस देश के, भारत के तमाम तरह की पुस्तकों में कहीं इस शब्द का प्रयोग हुआ है जिनको कि हमने रामायण हो, महाभारत हो, कहीं आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहीं उस विकास को लेकर के है जो पश्चिमी सभ्यता का मॉडल हमने कहीं अपनाया। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भारत शब्द को
समझें और परोसें तो हमारे यहाँ इस शब्द को कहा जाता था प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। देखिए डेवलपमेंट बड़ा बायस होता है कि आपने शहर बना दिए और गांव पीछे छूट गए, ये डेवलपमेंट की परिभाषा है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि सबको मिलाकर के होती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने जो कुछ भी डेवलपमेंट के नाम लिया, जो कुछ भी हमने आज तक किया, उसने कंज्यूमरिज्म को, इम्बैलेंसेस को ज़्यादा बढ़ाया है। इसलिए गांव और शहर की दूरी आप सबके सामने है, रिच पुअर, ये तमाम तीन उसमें आते हैं। लेकिन प्रॉस्पेरिटी, जो भारत की समृद्धि, जो ज़्यादा बेहतर शब्द है, वो कल्चर से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से। और संस्कृति हमेशा कंजर्वेशन सिखाती है, संरक्षण सिखाती है। तो यही अंतर झलक जाता है जब हम इंडिया आइडिया कहते हैं। भारत स्थापित है, सत्य है। सिर्फ अंतर ये आ चुका है कि हमने पिछले कुछ समय से जो कुछ भी अपना स्टैंडर्ड बनाया, जिसको भी हमने ये मानकर चला कि ये देश ऐसा झलकना और दिखना चाहिए, वहाँ हमने बहुत चूक कर ली। और उसका एक सरल उदाहरण भी आपके सामने है। देश दुनिया जहाँ भी और जिस रूप में जा रही है, अब आप गर्मी के लिए क्या कहेंगे जो आज हमारे बीच में आई, या इससे तमाम तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि हमने एक हिस्से को, तथाकथित डेवलपमेंट को, जो कि एक इंडिया में ज़्यादा झलकता है इस शब्द से कि पाश्चात्य है, और भारत में समृद्धि है, हमने हमेशा हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को गंभीरता से लिया। उस बात को जोड़ने के साथ जो कि उसमें भी है और भारत में भी। जी जी जी, इसका एक पहलू जो सनातन का था, मैंने कहा उसको मैं दूसरे चरण में लूँगा, लेकिन चूँकि आपने उसका जिक्र छेड़ दिया है, मैं किदई साहब से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आइडिया ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी, आप जानते हैं, इसकी जो शुरुआत है या इसके पीछे जो एक चिंतन है, उसमें कहीं ना कहीं जो हम जब कार्ल मार्क्स और जिसने आज़ादी के आंदोलन में भी एक भूमिका निभाई है, और ये जब आकर के नेहरू काल में आता है, उनके 15 वर्ष के काल में आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक साम्यवाद, समाजवाद के तौर पर भी आता है। लेकिन फिर जब ये आगे बढ़ता है तो जब जिसकी परिणति आपातकाल भी होती है, और फिर जब ये इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा तक जाता है, तो ये ऐसा रूप क्यों ले लेता है, मैं जानना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। देखिए आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और बड़ा दिलचस्प रोचक प्रश्न भी है। जो आपने आइडिया ऑफ इंडिया की बात करी, मैं आपकी बात से बिल्कुल, अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि वो तो सत्य है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी धारणा, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो मतलब है, वो तमाम लोगों में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन उसका जो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, वो उसका जवाब मैं जब हॉल में आया तो मुझे नज़र आ गया, और वो यहाँ के ऊपर पीछे लिखा है, हिंदी है हम। तो हिंदी है हम, ये एक हमारा हिंदुस्तानी होना, यही एक आइडिया ऑफ इंडिया है। और उसको अलग अलग रूप से, अलग अलग तरह से तमाम विचारधाराओं में, तमाम नेताओं ने, तमाम जो लोग जो थे, जो फिलोसफर्स थे, जो बड़े बड़े समाज सुधारक थे, सब ने उसको अपने अपने हिसाब से पेश किया। एक बार एक आयरिश पोएट से पूछा गया कि ये बताइए कि पैंट जो पतलून है, क्या पतलून वो जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एक वचन है या बहुवचन है? तो उसने कहा कि साहब ऊपर से तो सिंगुलर है और नीचे से प्लूरल है। तो हमारा देश जो है वो वही है कि हमारा देश एक है, हम सब एक है। उसकी अलग अलग तरीके की परिभाषा, अपने अपनी सोच जो है वो लोगों की अलग अलग होती है, ये बात है। आपने जो एक राजनीतिक प्रश्न किया, देखिए मैंने किताब भी लिखी है भारत के प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री रहे, अलग अलग प्रधानमंत्री रहे, उनका व्यक्तित्व सबका अलग था। किसी को कम समय मिला, किसी को ज़्यादा समय मिला। बहुत से लोगों ने अच्छे काम किए, बहुत से गलत काम भी हुए, और उससे देश ने पूरा सीखा, समझा और सबक सीखा। तो ये तमाम लोगों की, लेकिन देश के प्रति जो उनका समर्पण की भावना थी, या देश के लिए काम, या देश को आगे बढ़ाना था, उसमें वो सभी लोग जो थे उनका एक तरीके का एक योगदान रहा है। आपातकाल देखिए एक देश का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसा समय था जहाँ के ऊपर आपातकाल जैसी बात हुई। लेकिन आपातकाल का देखिए संविधान में प्रावधान था, उसका दुरुपयोग हुआ और बहुत जम के दुरुपयोग हुआ, और तमाम सिविल राइट्स का और तमाम
जो थे अपोजिशन के लीडर थे, सबको जेल में डाला गया, लाखों की संख्या में। जिस आपने बात किया इंडिया और इंदिरा, देखिए क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो बड़ी दिलचस्प बातें पता चलती है। जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा, उनका नाम था देवकांत बरुआ। देवकांत बरुआ ने 1975 में ये बात कही कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो वो शाह कमीशन, मोरारजी देसाई ने शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया था और वहाँ DK बरुआ साहब ने इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही दी। तो ये एक उसका एक राजनीतिक पहलू भी है, बहुत सारे हैं। देखिए हम एक हैं, हम एक थे। ये जो भारत का जो हमारा एक धारणा जो है वो सम्राट अशोक के समय भी थी, मुगलों के काल में भी थी, अंग्रेज़ों के समय में भी थी और आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में भी है। तो एक पूरा का पूरा एक निरंतर एक विचार है जो अपनी जगह जमा हुआ है और वो आगे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। धन्यवाद जी। तरुण विजय से मैं ये जानना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आइडिया ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं एक सोच ऐसी भी आती है, चूँकि उनमें राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, हार है, जीत है, संघर्ष है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कहीं एक प्रतिध्वनित होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसा इसलिए तो आप इस पूरे उसको किस रूप में देखते? मैं इस रूप में देखता हूं कि जिसने भारत को एक टुकड़े टुकड़े में देखा और एक राष्ट्र के रूप में देखने से इनकार कर दिया, जिसने भारतीयता की, राष्ट्रीयता के सनातन स्वरूप को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसने इस बात से इनकार कर दिया कि संपूर्ण विश्व के लोग किसी बुलंदशहर या कोयम्बटूर या चेन्नई कभी नहीं आए या गोवा कभी नहीं आए, वे जब भी चले तो वे हिंदुस्तान की ओर चले, जिन्होंने इस बात को भी पहचाना नहीं कि संपूर्ण राष्ट्र की एक चिति होती है, एक आत्मा होती है जो अनादिकाल से यहाँ परिलक्षित होती है, प्रकट होती है। उस व्यक्ति के नाम से इंडिया के आइडिया की बात सुनना भी एक अजीब विरोधाभास लगता है। मैं आपको आज का उदाहरण देता हूँ। आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं इससे सहमत इसलिए भी नहीं हूँ कि हिंदी है हम के मंच पर भारत का संदेश आप दिखाना चाहते हैं, और जब आप भारत के संदेश की बात करते हैं तो मैं आपको 5 नाम बता रहा हूँ। रिसालदार MRK रेड्डी, हवलदार सुभान खान, दफेदार भूपेंद्र नेगी, उत्तराखंड का लड़का है, लांस दफेदार AK दाऊं तेईबाम, क्राफ्टमैन नागार्जुन। ये भारत का संदेश लेके श्योक नदी में कल लद्दाख में शहीद हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भारत का संदेश ये है कि भारत के कोने कोने से मातृभूमि के प्रति रक्षा का एक दायित्व धर्म लेकर जो जाता है, वो बलिदान होता है, वो भारत का संदेश लेके जाता है। संपूर्ण विश्व में भारत का संदेश केवल एक शब्द से किया, जिसको विवेकानंद ने कहा, और वह शब्द है धर्म। संपूर्ण संसार में अगर भारत का कोई परिचय गया है, कोई संदेश गया है, तो केवल भारत के धर्म के आधार पर गया है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के इस वाक्य से परिलक्षित होता है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हमारे प्रत्येक देवता के हाथ में आयुध क्यों है? क्योंकि वह सज्जन की रक्षा के लिए है और दुष्ट के दलन के लिए है। ये भारत का संदेश है। इसलिए जब कभी पुलवामा होता है तो भारत बालाकोट करता है। ये भारत का संदेश जाता है। भारत का संदेश इस बात से जाता है कि जब यम सामने खड़ा हो, जो मृत्यु का देवता है, तो 13 साल का लड़का नचिकेता उस यम के सामने निडरता से प्रश्न करने का साहस रखता है। वो भारत का संदेश है। डरना नहीं है मृत्यु से, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तो भारत का संदेश ये जो क्षुद्र राजनीतिक कीच में डलकर अज्ञान के आधार पर भारत को एक गलत ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, वे कभी भी भारत को न समझ सकते हैं, न जी सकते हैं। भारत को जिया अगर किसी ने, तो उस व्यक्ति ने जिया जिसका नाम था भाई कन्हैया, जिसके हाथ में मशक रहती थी और दुश्मन के पाले में भी जाके घायल दुश्मन को भी वो पानी पिलाता था। वो भारत का संदेश रहा। ये किस इंडिया की बात करेंगे? इनके मुंह से तो इंडिया नाम का शब्द सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत अजर अमर अविनाशी इसलिए है क्योंकि उसने घृणा पर विजय प्राप्त की। गोवा में जाइए, ठीक पणजी के बीच में हाथ कातरो खंभ है, वहां पे उन हिंदुओं के दोनों हाथ काट दिए जाते थे जिस हिंदू के घर में तुलसी का पौधा मिलता था। पुर्तगाली ईसाई जेसुइट पादरी वहां पे उन हाथ कातरो खंभ पे हिंदुओं का हाथ काटते थे। लेकिन एक भी गोवा के हिंदू ने यह नहीं कहा कि आज स्वतंत्रता के बाद जब हम आ गए हैं तो इन पुर्तगालियों को बाहर निकाल दिया जाए, इनको भारत आने का वीसा नहीं दिया जाए।
घृणा के ऊपर विजय प्राप्त की हमने, इसलिए घृणा के आधार पर बना पाकिस्तान आज गर्त में चला गया, पतन में चला गया। और घृणा पर विजय प्राप्त करके सर्वधर्म समभाव के आधार पर जो सनातन भारत खड़ा हुआ, वो विश्व में आज एक अद्भुत अप्रतिम स्थान प्राप्त कर रहा है। ये भारत का संदेश है। मैं यतीन जी से जानना चाहूँगा कि यतीन जी, जब सनातन एक बहुत बड़ा कारक रहा है, एक भारत का तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा के स्वर हैं वो, और लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सनातन के दृष्टिकोण से आइडिया ऑफ इंडिया या भारत के विचार की जिस तरीके से व्याख्या होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, या किस तरह उसको देखते हैं? वेद में कहा गया है, समानिवा आकुति समानि हृदयानिवा समान वस्तु वै मनो यथावह सुसहासति। हम सब समान हैं, हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम एक दूसरे की कमियों को, अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके साथ साथ आगे बढ़ें। यथावह सुसहासति का मामला यह है कि आप सब कमियों को, जितने भी लोग हैं, जितने तरह के लोग हैं, सब एक दूसरे का साथ दें। जिसको साहिर कहता है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। हुआ कहाँ पे है? एक दौर था इसी देश में कि संस्कृत में बात करना, हिंदी में बात करना, भारतीय कपड़े पहनना फैशन नहीं, मजाक का विषय माना जाता था। उस पर हंसी उड़ती थी। जो बच्चा अंग्रेजी शिक्षा नहीं पाया है, जो दूसरी भाषाएं नहीं सीखा है, जो जाके विदेश से पढ़ के नहीं आ रहा है, उसको हम अभिजात्य का अंग नहीं मानते थे। अगर कोई कर्मकांड करता है, कोई चुड़की रखे है, किसी ने टीका लगाया या किसी ने अपनी मुल्ला टोपी पहनी हुई है, वो सब कुछ को गड़बड़ माना जाता था, या उसको डिरेल किया जाता था, या उसको धर्म के लेवल पे डिमीन करके देखने की कोशिश की जाती थी। किसी मंच से या किसी राजनीतिक संसद भवन से या कहीं एजिटेशन करके हम आइडिया ऑफ इंडिया या भारत की अवधारणा की बात तो कर सकते हैं, लेकिन उस भारत को, उस सनातनता को समझने और पकड़ने की जो प्रक्रिया चली आई, जो गुरुकुलों में चली आई, जो पढ़ाई लिखाई में चली आई, जो घर परिवार की इकाई में चली आई, उसको कितना लागू किया गया? जिस समय देश नवजागरण काल से गुजर रहा था, उस समय गुरुदेव को लगा कि हमें विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना करनी है और भारतीय अवधारणा के हिसाब से हमें पढ़ाना है। हम कहाँ पढ़ा पाए? जुनिचिरो, एक बहुत बड़ा जापानी लेखक है जुनिचिरो तनिजाकी, उसने ये बात कही थी कि हमारे देश में जो कागज़ है वो वेस्ट के कागज़ से अलग है, उसका टेक्सचर अलग है। तो हम जब अपना कागज़ इस्तेमाल करते हैं और कैलीग्राफी करते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर ढंग से हम कैलीग्राफी कर पाते हैं बनिस्बत कि हम दूसरे देश से आयात किए हुए कागज़ से। तो उसने ये थ्योरी दी कि जो अपने देश में हम कागज़ और कलम नहीं पैदा कर सकते, तो हम अपने देश की बात नहीं कह सकते, अपने सेंस में हम जापानी नहीं हो सकते। मैं इसको अपने देश पे लागू करके कहता हूँ, हम वेस्ट ओरिएंटेड स्टडीज़ में चले गए, हमने पाश्चात्य प्रेरित अवधारणा रखी भारतीयता को समझने की। आज भी ऋग्वेद को समझने के लिए हम मैक्स मूलर को कोट करते हैं, आज हम अयोध्या को समझने के लिए टिफेंथलर को कोट करते हैं, आज हम बनारस को समझने के लिए जोसेफ प्रिंसेप को कोट करते हैं, आज हम राजस्थान को समझने के लिए जेम्स टॉड को कोट करते हैं। एक हिंदुस्तानी पकड़ के लाओ ना भैया, अपने देश में से निकाल के बताओ कि इसने ये बात कही थी, तो शायद हम उस ढंग से समझें। तो जब हम अपने ढंग से भारतीय अवधारणा में, सनातन अवधारणा में उतर करके इंडियननेस के साथ, भारतीयता के साथ कोई बात करेंगे, तो सनातन भी समझेंगे। आज आपको सनातन समझने के लिए भी, माफ करिएगा, विंडी डोनेगर को समझना पड़ता है, आपको इंडोलॉजी स्टडी के लिए विदेश जाना पड़ता है। ऐसे में कौन सी भारतीयता और कौन सा भारत? मैं यतीन्द्र जी ने कुछ सवाल उत्तर देते हुए भी कुछ सवाल छोड़ दिए। मैं चाहूँगा जोशी जी इसका जवाब दें। क्या आइडिया ऑफ इंडिया और जब बात करते हैं भारत एक विचार, क्या इनमें परस्पर कोई टकराव है या ये कोई? देखिए, ऐसा है, ये सब शब्दों के खेलबाज हैं, और इससे पहले दो लोग दंगल करके जा चुके हैं हमारे बीच में से, क्योंकि उनका राजनीतिक दंगल रहा होगा। और ये शब्दों के बाण जो चलते हैं, मैं इसको ऐसे कहूँगा आपसे। देखिए, एक समय था जब दुनिया ने आर्थिकी को सबसे बड़ा संकट माना, और आर्थिकी सबसे महत्वपूर्ण थी, इकोनॉमी।
और 1800 के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और जो दौड़ लगाई हमने इन पूरी दुनिया में, भारत भी उसमें शामिल हुआ, जिसमें कि हमने ये तय किया कि हम भी शायद देश में मात्र पेट और पानी के सवाल से ऊपर उठेंगे, क्योंकि यूरोप और ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सब कुछ रहे, हमने उस मॉडल को जब अपनाया, और ये शायद काफ़ी हद तक ठीक भी था क्योंकि सुविधाएं भी आवश्यक थी, हमें उसके पीछे भी जाना था। लेकिन अंततः हुआ क्या, जो पश्चिम की ये बड़ी गंभीर हवा चली, इसने हमको इस तरह से ले लिया कि विकास कब विनाशी होने लगा, हमारे पास कोई कैप नहीं थी, हमारे पास कोई ढक्कन नहीं था कि हम ये तय कर पाते कि नियंत्रण यहाँ पे होना चाहिए। और उसी तरह की शिक्षा, जैसे कि अभी कहा, वो यही थी कि जिसने हमें मेटेरियलिस्टिक बनाया, कंज्यूमरिज्म पैदा किया। चले हम भी साथ में। लेकिन मित्र, अब ये तो स्वीकार लीजिए कि इन सब के बाद आज दुनिया जो इस नए बड़े संकट में आ चुकी, जिसको बुदबुदा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, सामने भी आ रहा है, सब कुछ घटना, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, नदी, ग्लेशियर, सब सारी दुनिया के, अपने ही नहीं। वो एक समय था जब इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और अब इकोलॉजिकल क्राइसिस का जब समय है कि अब हमें अपने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के बारे में सोचना है, समझना है। और ये समझ पश्चिम से चली होंगी हवाएं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, लेकिन अब पूरब से चलेंगी कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे ही शास्त्रों में हमने ही दुनिया को संरक्षण के बेहतर रास्ते बता सकते, बताए भी, हम स्वयं उनके पीछे कितने चले। लेकिन ये बात बड़ी सत्य है कि भारत की समझ, मैंने जैसे कहा, समृद्धि से थी, जिसमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो अभी समय शायद यही है कि हमको ये भी समझना होगा कि भारत की बड़ी पहचान मात्र वो तथाकथित डेवलपमेंट वाली या विकास वाली नहीं है, बल्कि ये संपूर्णता के ऊपर विश्वास करता है, जहां पे हर उस चीज का स्थान है, हर उस चीज का महत्व है जो किसी भी जीवन को बेहतर बनाती है, जिसमें तथाकथित इंक्लूसिविटी है। तो मुझे लगता है कि भारत यहां पे दुनिया को एक लीड ले सकता है। तब हमने पश्चिम को फॉलो किया था, आज भारत देश दुनिया को बता सकता है, अगर इस पर हम गंभीरता, और जो आपका आइडिया ऑफ इंडिया के जिस पर आपने चिंतन किया, मुझे लगता है कि ये सत्यता है कि हम इसको उठा के अब नए तरीके से परोसें कि अगर इस दुनिया को जिंदा रहना है, तथाकथित सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता की बात करनी है, तो भारत पे ही आना पड़ेगा। जिस तरह से कि हमने पश्चिम को अपनाया, पश्चिमी देशों को भारत के ही बीच में अब आकर सोच और समझ बनानी होगी। ने बहुत मौलिक बात कही, और एक बात उभर करके भी आ रही है इस चर्चा में कि मौलिक उसको प्रोत्साहित किया जाए। मैं एक चीज़ इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या भारत पर या ये इस यहाँ जो विचारक हैं उन पर कोई ऐसा दबाव है या ऐसा महसूस किया जाता है? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम गुलामी का बहुत लंबा कालखंड हम लोगों ने देखा है, तो उस गुलाम करने वाली जो ताकतें रहीं, क्या वो इस तरह का दबाव हम पर बना रही हैं कि हम आइडिया ऑफ इंडिया या कुछ ऐसी चीज़ों के द्वारा कुछ उनके, हम कहें कि विचारों को आगे पोषित करते रहें? क्या आप उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें कोई झलक भी देखते हैं? जी देखिए, पूरी देश में मतलब विश्व में पूरा प्रतिस्पर्धा का माहौल है, और उसमें प्रतिस्पर्धा केवल आर्थिक रूप से नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और उसमें एक लोगों में एक कंपटीशन चलता रहता है। और तमाम ये कश्मकश जो है, ये आज की नहीं, आज से 50 साल पहले भी ऐसा था, 100 साल पहले भी ऐसा था, और आने वाले 50 साल में भी ऐसा होगा कि हम सोचें कि सब चीज़ें बिल्कुल आदर्श हो जाए, तमाम हो जाए। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने जो उठाई, और उसमें मेरा थोड़ा, हमारे जो सम्मानित और हम मुझसे कहीं ज़्यादा विद्वान लोग हैं, उनसे थोड़ा सा मुझे एक डिसएग्रीमेंट भी है। देखिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया, वो जैसे मैंने कहा है और रहेगा और था, तीनों चीज़ों में है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और उसमें जो है ये कहना कि साहब हमारी मौलिक सोच होनी चाहिए, वो स्वागत योग्य चीज़ है। लेकिन वो मौलिक सोच अगर नहीं है, या हमारे पास ऐसी अगर कोई मटेरियल नहीं है, तो उसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है, उसमें हमें कोई एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी सोर्स से आज
जिन जर्मन लेखक का आपने जिक्र किया या तमाम लोगों ने, उन्होंने ये जापान में या जिसने भी अमेरिकन्स ने, उन्होंने भारत को समझा, उसकी ताकत को समझा, उसकी सिविलाइजेशनल एक इथोस को समझा, तमाम चीज़ों को उन्होंने अध्ययन करके, चाहे उसमें वो मैक्स मुलर हो, जितने भी लोग हो, उन्होंने एक दृष्टिकोण पेश किया और दृष्टिकोण से हमें उसका फ़ायदा हुआ है। हम आज ये नहीं कह सकते कि हमें वो चीज़ से हमें कोई नुकसान हुआ है। तो तरह तरह की चीज़ों का, और ये जैसे मैंने कहा ईस्ट और वेस्ट, इसमें आपस में एक टकराव होगा, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि उससे कोई ये नहीं है कि जो है पूर्व जो है कमतर है या पश्चिम जो है बेहतर है। ये इस टाइप का कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है, ये तो एक दुनिया का दस्तूर है, वो चलता रहेगा। आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो एक बड़ा हमारे देश में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर 50-100 किलोमीटर के दूर पर हमारी थोड़ी बहुत भाषा, लिबास, खान पान सब बदल जाता है, और भाषा को लेकर के बहुत सारी हमारे देश में समस्याएं भी हुई। वो समस्याएं बहुत ज़्यादा थी और अब बहुत कम हो गई, अभी भी है। आनंद जी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कितना पूर्वोत्तर में, दक्षिण में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ पर एक विलिंगनेस है कि लोगों की एक मनोस्थिति है, वो सब एक रहना चाहते हैं। एक भारत देश से, हम उसको इंडिया कहें, भारत कहें, जो भी कहें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, और वो राजनीतिक रूप से उसको तोड़ा या कमज़ोर नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे प्रयास होते हैं, और मैं यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं है, राजनीतिक चर्चा जैसे अनिल जी कह रहे थे हम लोग देख चुके हैं तूतू में, लेकिन एक अदराइजेशन का एक अलग अलग विचारधारा के रूप में पेश किया जाता है कि साहब हम बेहतर हैं और हमारी सोच जो है, हमारा राजनीतिक जो एक नैरेटिव है वो दूसरे से बेहतर है, और दूसरा पक्ष उसको जाहिर करना चाहता है, जो आपने तरुण विजय जी ने भी उसका जिक्र किया। लेकिन उससे भी देशवासी जो हैं उनका विश्वास जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया की जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो उनमें बहुत एक अच्छे तरीके से जमा हुआ है और बहुत ठोस है, और उसको कोई भी राजनीतिक नैरेटिव जो है वो अलग नहीं कर सकता। मैं बस वो बात कहूँगा कि जैसे एक उर्दू के एक शायर थे मौलाना हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनका एक शेर है, उन्होंने कहा था कि लू न तेरी एक मुश्त खाक के बदले, मुश्त खाक मतलब मुट्ठी भर मिट्टी, लू न तेरे मुश्त खाक के बदले हरगिज़ नहीं अगर बहिश्त मिले, मतलब अगर जन्नत भी बोले तो मैं ये देश की मिट्टी का। तो ये एक विचारधारा जो है, और वो मतलब मौलाना थे, धार्मिक व्यक्ति थे, और उनकी एक ऐसी सोच थी। तो ये चीज़ जो है, यही आइडिया ऑफ इंडिया को मजबूत करती है। हिंदी है, हम बताते हैं हिंदुस्तान हमारा। मैं जरा बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूँ बहुत विनम्रता के साथ रशीद साहब के साथ। मेरा कहने का कतई ये अर्थ नहीं था कि जो सारी अवधारणाएं, मौलिक अवधारणाएं और तमाम सारे बड़े विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने, यूरोपीय लोगों ने किए, उसको खारिज कर दे। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप भारतीयता की बात करते हैं, जब आप सनातनता की बात करते हैं, जब यहाँ के आप इथॉस की बात करते हैं, तो वो एक शुरुआत में मौलिक काम हुए, विदेशियों ने किए, उनको समझ में आया कि भारतीय रंग है, इसका जो एक ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें हमें काम करना चाहिए। हमने उसको मानक बना करके पिछले 70-80-100 सालों से क्यों अपने साथ संजो रखा है। हमारे पास जो मौलिक चिंतन की जो प्रणाली थी, हमारे पास जो गुरुकुल थे, हमारे पास जो तमाम सारे शिक्षाविद थे, जो भले ही थोड़े से काम उसमें संसाधनों में काम करते थे, उनको विकसित होने का, उनकी थ्योरीज को आगे जाने का मौका क्यों नहीं मिला। सनातन का मामला है, धर्म का मामला है। आज भी हम रॉबर्टो कलासो और डोनेगर और तमाम लोगों को, जब मैं बोल रहा हूं तो आप उसको जरा काटे ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षा का व्यक्ति ये क्यों नहीं कहता है कि पीवी काणे का धर्मशास्त्र का इतिहास भी पढ़ लो, वो भी इस देश में दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लो, कुबेरनाथ राय को देख लो, वासुदेव शरण अग्रवाल को देख लो, पंडित राहुल सांकृत्यायन को देख लो। क्या हमारे यहाँ काम नहीं था? मैं उन काम की आलोचना नहीं करता, मैं तो खुद उसे पढ़ता हूँ, लेकिन वो कब आ गया कि स्टैंडर्डाइज ये कर दिया गया कि यही मानक है, और इसी मानक, इसी चश्मे से भी आपको अपना हिंदी, मराठी, बंगाली और अन्य भाषा का लेखन करना है। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें मैं आपसे इसीलिए चाह रहा था कि आप, अब मैं उसको तरुण जी से चाहूँगा कि तरुण जी उसका जवाब दें कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इन जो आप बात कर रहे थे उन बातों को शामिल करते हुए बाकायदा नए अध्याय और नई पहल भी उसमें की है। उसमें कई तरह की चीज़ें उसमें चल रही हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा उसको एक शामिल किया जाए, जहाँ जैसे किदवई जी ने भी एक बात उठाई कि अब पानी बहुत बह चुका है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब पुरानी चीज़ें और उस तरह की चीज़ें जब हमारे कोर्स में आई या हमें उसको रेफरेंस में बताया गया तो उसको बड़ा बौद्धिक और वैज्ञानिक माना गया,
और जब आप बिल्कुल भारतीयता की अवधारणा से बात करते हैं तो उसको पिछड़ापन माना जाता है। तो ये फांक, ये डाइकोटॉमी, ये दुचित्तापन दूर करने की पहले ज़रूरत है। बाकी तो पढ़ने वाला पढ़ लेगा, जिसको पढ़ना है, जिसको शुद्ध ज्ञान चाहिए, वो काणे भी पढ़ लेगा और मैक्स मूलर भी पढ़ लेगा। देखिए, मैं तो आपसे सीधी सीधी एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। आप आए बाएं करते हैं लोग। सीधी सी बात है कि जिस क्षण से भारत ने सनातन धर्म को नकार कर एक पश्चिमी सभ्यता की नकल करना प्रारंभ किया, उसी क्षण से विकास विनाश में बदलना शुरू हुआ। सीधी सी बात है। स्वतंत्रता के बाद 75 साल हो गए और अभी तक हम भारतीयता को अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल नहीं कर पाए हैं। ये आप देख रहे हैं। मैं चीन पे, मुझे विदेश मंत्रालय से चेयर ऑफ एक्सीलेंस मिला, मेरी पुस्तक आ रही है। हम ह्वेनसांग और फाइयान पढ़ते हैं। ह्वेनसांग यहाँ उत्तराखंड में भी आए थे। एक भारतीय साधु, एक भारतीय भिक्षु का कोई नाम बता दे जिसने संपूर्ण पूर्वी एशिया में सनातन और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हम अपने को विदेशियों के आधार पे हम पढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने संपूर्ण भारतीय मनीषा को एक विद्रूप रूप में प्रस्तुत किया। संपूर्ण विश्व में वेदों का एक विद्रूप रूप प्रस्तुत किया, जिसे ऋषि ध्यान ने लाकर अपने एक सही रूप में रखा। फिर भी हम मैक्स मुलर रोड पर बैठकर आईआईसी में डिनर खाते हैं। ये परिवर्तन जब तक नहीं होगा। आज उत्तराखंड में, अन्य प्रांतों में हम उन कम्युनिस्ट लेखकों के लेख पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज में, इतिहास में, आज की तारीख में, जिन्होंने संपूर्ण भारतीय इतिहास को नकारा। वी आर लिविंग इन डिनाइल। ये डिनाइल हटना चाहिए। और ऋषि दयानंद ने कहा था, भारतवर्ष की राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम भारत और भारतीयता को पहचान नहीं सकते। नहीं, विकास विनाश में ही परिवर्तित होगा। अनिल जी चाहे जितनी भी बात करें, लेकिन ये सनातनता हमारी शिक्षा पद्धति में आएगी। 1000 से ज्यादा भारतीय भिक्षु भारत से चीन, अकेले चीन में गए हैं। संपूर्ण जापान में उन्होंने सरस्वती, गणपति की पूजा प्रचलित करवाई है। जापान उनकी पूजा करता है। चीन में भारतीय भिक्षुओं के 10 लिविंग मंदिर आज की तारीख में है। एक भारतीय भिक्षु का पाठ्य पुस्तक में आज के तारीख में किसी भारतवर्ष की पाठ्य पुस्तक में नाम नहीं है। ये इंडिया इज लिविंग इन डिनाइल है। सनातन धर्म भारत की आत्मा है। जब तक हम उसको नहीं पहचान कर शिक्षा पद्धति हमारी संपूर्ण स्वतंत्रोत्तर काल में सबसे बड़ी हमारी असफलता रही है। आज की तारीख में भी हम उसे बदल नहीं रहे हैं। इसलिए अनिल जी जो एक विकास की बात करते हैं, वह उस सनातन में से निकलते हैं। जो यतीन्द्र जी जिस सनातन की बात करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं लोहिया भी पढ़ाया जाए, दीनदयाल पढ़ाया जाए, श्यामा प्रसाद पढ़ाए जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ राहुल सांकृत्यायन भी पढ़ाए जाए, वो जब तक वापस नहीं आएगा तब तक हम भारत की ओर लौटा नहीं पाएंगे। वो आज लौट रहा है। मैं आपको एक उदाहरण मैं भी एक उदाहरण दूंगा। एक मिनट, आप वहां से सवाल ना लीजिए, हम लोग निपट लेंगे यहाँ। भारत जो है मैं बता केवल मैं केवल परिवार से जिंदा रहा, धर्म और परिवार से। आज मोदी जी ने जो कहा है कि माँ के साथ या माँ के नाम पे करो, ये भारत को परिवार की ओर लौटाने की बात है। हमारे सार्वजनिक समाज से, बॉलीवुड से, साहित्य से, नाटक से, सब जगह से माता पिता, दादा दादी, नाना नानी गायब है। वो पूरा परिवार की तरफ आना चाहिए। इसलिए जो नई शिक्षा नीति है वह भारत को भारत की ओर लौटाने का सबसे बड़ा साधन है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, छोटे छोटे, बहुत शॉर्ट में। स्कंद पुराण का अयोध्या महात्म खंड है, जिसमें पूरा अयोध्या की अवधारणा दिखाई गई है, जिसके आधार पर सारा अयोध्या को डिपिक्ट किया जाता है विक्रमादित्य कालीन और त्रेता युग का। उसमें ये कहा गया है कि जिस समय राम का राज्याभिषेक होना था, सब जगह की नदियाँ आई, सब जगह का धन आया, वो आया और उनको वनवास हो गया। तो सारा धन, सारा मणि और सारी चीज़ें राजा दशरथ ने एक जगह स्तूप लगवा के रोक दिया और राम चले गए अयोध्या छोड़ के। वो पहाड़ बन गया उसका और वो मणि पर्वत है। और इसको तमाम तरीके से धर्म में उसमें डिफाइन किया गया। जब पाश्चात्य विद्वान आते हैं तो जो भी टीले बने हैं, कुबेर का टीला, नल का टीला, बुद्धिनाथ जी देख चुके हैं वहाँ जाके, मणि पर्वत है, उस सबको बौद्ध स्तूप डिक्लेयर कर दिया। कभी बौद्ध स्तूप नहीं था वहाँ पे, वो बाद में थ्योरी आई है सना। और स्कंद पुराण तो पहले का है, तो वहाँ से ऐसा क्यों नहीं आता?
मैंने एक बड़ी नृत्यांगना से पूछा कि भरतनाट्यम ओडिसी का नृत्य जो है उसके विचार को क्यों अभिजात्य का या क्यों उसको सनातनी मानते हैं, क्यों उसको वो नहीं मानते, प्रोग्रेसिव नहीं मानते हैं, उसको टेम्पल आर्ट क्यों कहते हैं, क्यों उसको लेके एक खास तबका नाक सिकोड़ता है। तो उन्होंने कहा ये तीन जब नृत्य सिखाया जाता है ईश्वर के लिए और नवदा भक्ति में, तो या तो हम तुलसी नाचेंगे, हम मीरा नाचेंगे, हम कुमार संभवम नाचेंगे, हम गीत गोविंद नाचेंगे। कोई कम्युनिस्ट विचार डांस किया जा सकता है? अगर किसी कम्युनिस्ट विचार का नृत्यांकन हो सकता हो तब तो फिर वो कम्युनिस्ट आर्ट है, नहीं तो वो टेम्पल आर्ट ही रहने वाली है। तो टेम्पल आर्ट को टेम्पल आर्ट की तरह रहने दो ना। राधा कृष्ण का प्रणय जो है राधा कृष्ण के प्रणय की तरह दिखाया जाएगा। अब कोई नया विद्वान पैदा हो जाए कहीं से और वो कहे कि साहब इसका एक कम्युनिस्ट एंगल भी है, इसका एक लाल सलाम एंगल भी है, तो फिर वो ना कथकली रहेगी, ना कुचिपुड़ी रहेगी, ना भरतनाट्यम रहेगा। क्षमा कीजिएगा। इस विद्वान पैनल के साथ निश्चित रूप से अगर हम इस चर्चा को करें तो हमको बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन भी होगा, लेकिन समय पर हम पर दबाव है और राज्यपाल महोदय एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था मैं कि देखिए, हम जब ये कहते हैं कि ये भारतीय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये नहीं है, ये नहीं है, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास तमाम एवेन्यू मौजूद है। चाहे आप कोई भाषा सीखना चाहें, चाहे आप कोई साहित्य पढ़ना चाहें, चाहे आप कोई आस्था के विषय के बारे में जानना चाहें, भारत इस समय दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो इंटरनेट का कंज्यूमर है। एक 30 GB हम हर हफ्ते हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाइना से ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। वो हम क्यों कर रहे हैं? और उसके लिए राजनीतिक दल और समाज सेवक वगैरह सब क्या कर रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें, ये सोचना कि कोई एक मसीहा आएगा और वो सब चीज़ें ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। हमें खुद उसके लिए प्रयास करना होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी विद्वान जनों का। मंच पर एक बार पुनः मैं अभिनंदन और अभिवादन करना चाहूँगा। पद्म भूषण अनिल जोशी जी पर्यावरणविद हैं, तरुण विजय जी लेखक हैं, पत्रकार हैं, राशिद किदवई जी, यतिन मिश्री और रविंद्र वर्धवाल जी। अनंत जी से मेरा निवेदन होगा कि स्मृति भेंट सभी पैनलिस्ट को यहाँ से आप करेंगे। एक बार तालियां ऐसी हो जाएं कि क्योंकि अंतिम मूल्यवान सत्र था जहाँ हमने आइडिया ऑफ इंडिया का विचार के प्रकटीकरण का प्रयास किया था और सभी विद्वानों ने इस विषय पर बहुत प्रखर विमर्श हम सब के मध्य किया और सभी विद्वानों का इन स्मृति चिन्ह भेंट कार्यक्रम के माध्यम से हम पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। और लगभग सत्रांत पर हम हैं और अंत में जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम यहाँ पर होना है वो माननीय राज्यपाल महोदय जी का आगमन कुछ देर में यहाँ होने वाला है। मैं आनंद विजय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संचालक जो 2 दिन से लगातार इसको गरिमापूर्ण समारोह को संचालित कर रहे हैं, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।